हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसका 6 लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम 5 MCQs को डिस्कस करेंगे जो आपके वेरियस एग्जाम जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है और आपके एसएससी जैसे एग्जाम और भी एग्जाम है, इनके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। हम देखेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ जो टॉपिक है उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप अपने नोट्स बनाते जाइए और इसके बाद भी आप जब ये वीडियोस देख लें इसके बाद भी आप उस उन टॉपिक पे अच्छे से नोट्स अपने बना लें। कैसे क्या पढ़ना है, इस कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस डायमेंशन से, हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आप देखते रहिए क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके, क्योंकि बार बार रिपीटिशन हो रहे हैं क्वेश्चन के कई डायमेंशन से। तो आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। मतलब कह रहा है इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें जो मतदान करने की मतदान करने की जो उम्र थी, एज थी, वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। पहला ऑप्शन है 59th अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा है 60th अमेंडमेंट एक्ट और तीसरा है 61 अमेंडमेंट एक्ट और लास्ट है 62 अमेंडमेंट एक्ट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम इनमें से कई सारे को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा होगा, रिवाइज किया होगा, नोट्स बनाए होंगे तो आप इजीली बता ले जाएंगे, वरना एलिमिनेशन से तो हो ही जाएगा अगर आपने थोड़ा भी जानकारी है इसके बारे में। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल तो हम देखते हैं। देखो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1989 में हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था वोटिंग एज, जो आपकी मतदान करने की एज थी वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी। तो अब हमारी जो प्रेजेंट टाइम में वोटिंग एज कितनी है, वो 18 साल है। फ्रॉम द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो आपकी लोकसभा थी, लोकसभा और आपकी जो राज्य की विधानसभाएं थी, राज्य की विधानसभा। तो इनसे हमें जो इनके जो इलेक्शन होते थे, इनमें जो वोट देने की एज थी 21 साल, उसको 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 1989 में रिड्यूस करके 18 कर दिया है। अब देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट एक्ट हैं, जो जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो जैसे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको नोट्स में बना लो। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है आपका, 73 है, 74 है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और आपका कौन सा है, एक दिल्ली वाला है, 69 है, 61 है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जैसे 24 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 126 है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इनसे क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर टू 6 ईयर देखा जाए, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते भी, और भी हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उनको देखिए कौन कौन से। इन पे आप जो भी इनके प्रावधान में दिए गए हैं, क्या क्या इन पे जैसे दिए गए हैं, जैसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो 10th शेड्यूल की बात करता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको देख लेना चाहिए। इन सारे जो अमेंडमेंट एक्ट हैं कब हुए थे, किस चीज से रिलेटेड है, इनके बारे में आप एक नोट्स बना लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपका एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, इनसे सवाल आ ही जाते हैं आपके, ठीक है। तो और भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ना, जैसे 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सारे तो आप नहीं रट सकते, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन सारे ना रट के आप कुछ सिलेक्टेड हैं उनको आप जरूर याद कर लो, उनके क्या प्रोविजंस हैं। जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या जिसमें आपकी जो
एजुकेशन की बात की गई है, 6 to 14 ईयर प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई, ड्यूटी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट तीनों में ऐड किया गया। तो इस टाइप के जो ये अमेंडमेंट एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। और तो हमारा आंसर क्या है? आंसर तो हमारा 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बाकी 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, तो 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था 1988 में। और इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा होता तो एलिमिनेशन से शायद आप निकाल लेते। इसमें कहा गया था कि जो आपका पंजाब प्रोविंसेस है, पंजाब, पंजाब में कहा गया था, पंजाब में जो प्रेसिडेंशियल रूल था वो 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। किसको? पंजाब में प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति शासन, जिसे कहते हैं हिंदी में राष्ट्रपति शासन या गवर्नर रूल भी कह देते हैं, तो बहुत सारे नाम है उसके। तो प्रेसिडेंशियल रूल को 3 ईयर के एक्सटेंड के लिए बात की गई थी, और इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर पंजाब में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई थी कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। एक चीज और की गई थी कि इंटरनल डिस्टरबेंसेस के बेस पे क्या किया गया था, पंजाब में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई थी। किसमें? 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन जस्ट क्या आया, 63rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और वो भी कब आया? 1989 में आया था। और 1989 में आके उसमें क्या किया गया, जो ये 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जितने भी प्रोविजन दिए गए थे, इन सबको कैंसिल कर दिया गया। और कहा गया पंजाब में जैसे बाकी नॉर्मल स्टेट में जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, वैसे पंजाब में भी नेशनल इमरजेंसी उसी बेसिस पे लगनी चाहिए, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा 59। इसके साथ साथ हमने 63वें वाले को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं अपने 60 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और 60 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था बच्चों? सॉरी। उसमें कहा गया था कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका रोजगार है, ट्रेड है, जो आपका ट्रेड है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंस है, ये जितने टाइप के इन पे जो टैक्सेस पड़ते हैं, इन पे जो टैक्स पड़ते हैं, टैक्सेस पड़ते हैं, इन टैक्सेस को क्या किया गया था? पहले इनकी लिमिट थी कितनी? 250 रुपया। अब इस लिमिट को इंक्रीज करके कितना कर दिया? 2500 कर दिया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट में? ये किया गया था 60 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कर दिया गया था आपका। कि अब सालाना आपको कितना पड़ेगा? अब एनुअल आपको पहले 250 रुपए देने पड़ते थे, अब एनुअल आपको 2500 रुपए आपको टैक्स के रूप में, ट्रेड या एम्प्लॉय जो भी रोजगार है आपका, उस पे आपको देने पड़ेंगे। 61 की बात कर ली। 62 की अगर हम बात करें, तो 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसकी बात करता है? ये बात करता है जो आपके एसटीज, जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिन्हें कहते हैं, तो इनकी बात कर रहा था। इनमें क्या था, इनकी ये बात कर रहा था कि इनके रिजर्वेशन की बात कर रहा था, इनके रिजर्वेशन, इनके आरक्षण की बात कर रहा था। और आरक्षण की बात कहाँ पे कर रहा था? ये कर रहा था लोकसभा, और लोकसभा के साथ साथ ये कर रहा था उसमें जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे जो राज्य की विधानसभाएं हैं, और जो लोकसभा है, उसमें किनके किनके लिए? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियंस की। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आंसर हमारा आ गया कौन सा? आंसर हमारा आ गया सी ऑप्शन, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और दिल्ली एनसीईआरटी जब कैपिटल घोषित किया गया, वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये सारे जो अमेंडमेंट एक्ट हैं हमने चारों डिस्कस कर लिए, और हमने ये देख लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हैं जिनको हमें अपने नोट्स बना लेने चाहिए, और क्या क्या उनमें प्रोविजन किए गए, उनको अच्छे से 12 रिवाइज कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टी एक आपके लिए एक बेसिक सा सवाल है, और वो क्वेश्चन ये है कि किस आर्टिकल के तहत, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो अमेंडमेंट की बात करता है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन की बात करता है। तो उस आर्टिकल को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा आर्टिकल है जो आपके अमेंडमेंट की बात करता है। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए एक होमवर्क रहा।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हमारी रिपोर्ट पर। किस पे बात कर रहा है? कि जो रिपोर्ट है हमारी, उन रिपोर्ट्स पे बात कर रहा है। अब वो रिपोर्ट क्या है, उनके बारे में देखते हैं, चलिए। तो सवाल ये है, द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैग of India, is related to accounts of the states are the submitted to the which among the following। मतलब ये क्या करता है, ये खुलासा करता है जिससे भी स्कैम स्कैम होते हैं उनके, मतलब जितनी भी वित्तीय चीजें होती हैं उनका पूरा लेखा जोखा रखता है, स्टेट का, सेंटर का। स्टेट की रिपोर्ट किसको देता है, सेंटर की रिपोर्ट किसको देता है, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। फिलहाल तो ये इसका आंसर हो जाएगा अगर आपने अभी बता दिया। लेकिन ये कह रहा है जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, ये अकाउंट जो भी ऑडिट करता है उनकी जो रिपोर्ट बनाता है वो सबमिट करता है विच ऑफ फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट दिया गया, स्टेट्स की रिपोर्ट की बात कर रही है, तो ये प्रेसिडेंट को देता है, गवर्नर को देता है, पार्लियामेंट को देता है, एंड चीफ मिनिस्टर को देता है। तो यहां पर आपकी जो कैग की बात करें तो कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 148 के तहत आती है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ये थोड़ा लॉजिकल अच्छा सवाल है, और इसको आप 50-50% पे जा सकते हैं। अगर 50% आपने एलिमिनेट कर दिया तो आप 50% फिर अटेंड करने के लिए घबराइए नहीं, इसको अटेंड जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है कैग। फिलहाल तो ये गवर्नर है, ऑडिट करता है ये सारा, लेकिन कैग पे हम एक काम करते हैं, एक नोट बना लेते हैं कैग पे। कैग फुल फॉर्म तो पता ही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारत का, वैसे दोनों मीडियम के लिए जरूरी है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑडिटर। ठीक है। कैग की बात करें तो कैग क्या है, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भारत के आर्ट जो संविधान है उसके आर्टिकल 148 में कैग की बात की गई है। कैग क्या होता है, कैग एक लोक फाइनेंस का प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर ऑफ लोक फाइनेंस। अगर हिंदी में कहें तो लोक वित्त का संरक्षक होता है। जो भी पूरे इंडिया में जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं उनका संरक्षण करता है, मतलब उनको उनकी ऑडिट वॉडिट करता है, पूरा देखता है कौन सा पैसा कहाँ पे क्या खर्च हुआ, क्या है कैसा क्या है, ये सारी चीजें देखता है। और कैग क्या करता है, कैग जितने भी स्कैम होते हैं ना, कैग ही खुलासा करता है उनका। ठीक है। तो ये सब अपॉइंटमेंट की बात करें तो कैग का जो मेन है वो होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कितने कार के लिए, बट इसके जो इसका टाइम पीरियड है 6 ईयर है, और या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, 6 ईयर या 65 वर्ष जो हेड होता है इसका उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, उससे पहले ये अगर 65 साल का हो गया, ज्यादा हो गया तो रिटायर्ड हो जाएगा, या 6 साल उसका कार्यकाल हो गया लेकिन इसके कार्यकाल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, ये देखो की पॉइंट बता रहा हूं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। ये राष्ट्रपति के पद के लिए क्या करता है, ये राष्ट्रपति के पर्यावरण काम नहीं करता, मतलब राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है भारत का उसके अकॉर्डिंग काम नहीं, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है लेकिन ये नहीं है उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो ये भी एक की पॉइंट है कि ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट के के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, मतलब जो भी है काम नहीं करता। प्रसार पर्यंत मतलब, प्रसार पर्यंत का मतलब होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा दे, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको, ऐसा नहीं है। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग। तो इसका हेड भी क्या है,
बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसके जो एकुमुलेशन सैलरी जो भी आते हैं, वेतन भत्ते जो भी हैं, वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाती हैं, पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाती हैं। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, ठीक है, भारत की संचित निधि से आती हैं इसकी जो भी सैलरी। और इसका एक की पॉइंट है, एक बार इसका रिटायर्ड होने के बाद, आफ्टर लीव द पोजीशन, मतलब एक बार रिटायर्ड होने के बाद, ये अगर एक बार रिटायर्ड हो गया, अब एक बार रिटायर्ड होने के बाद ये किसी यूनियन या स्टेट जॉब में दोबारा नहीं आ सकता, दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता उस पद के लिए। तो ये जो की पॉइंट्स हैं इनकी बात कर रहा था मैं। और हम बात करें कि कोई भी मिनिस्टर है वो कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि कैग का जो भी काम होगा, कोई भी, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे कोई सा मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री खुद हो, वो कभी भी क्या है, कैग के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, खुद भी फंस सकता है वो। ठीक है, तो ये किसको किसको ऑडिट करता है, ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट कर सकता है, ये जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया उसको, कॉन्टीजेंसी फंड को कर सकता है, और ये पब्लिक अकाउंट का जो पब्लिक अकाउंट है ऑफ इंडिया है, उसको भी कर सकता है। ये क्या करता है, ऑडिट करता है, यूनियन एंड स्टेट दोनों के, यूनियन टेरिटरी के भी, ये इन सब का ऑडिट करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो यूनियन का जो ऑडिट करता है, यूनियन की जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गए, या सॉरी पब्लिक अकाउंट हो गया, या कंसोलेशन फंड ऑफ इंडिया हो गया, कॉन्टीजेंसी फंड हो गया, मतलब भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, या भारत के लोक लेखा, इन सब का ऑडिट करता है। इसकी रिपोर्ट किसको देता है, इसकी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट होता है भारत का, वो इसकी रिपोर्ट को कहाँ करता है, वो इसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में दे देता है। पार्लियामेंट के दोनों ही जो हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, कौन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही दे देता है। और यहाँ पे स्टेट का जो भी ऑडिट करता है, उसकी रिपोर्ट किसको दे देता है, उसकी रिपोर्ट दे देता है आपको स्टेट के गवर्नर को। और वो क्या करता है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव जो भी होती है, विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसके आगे रख देता है। और वो फिर दोनों हाउसेज में, अगर वहां पे काउंसिल है तो काउंसिल में दे देगा, नहीं तो इस लेजिस्लेचर काउंसिल है वहां पे दे देगा, नहीं तो असेंबली में दे देता है। ठीक है, तो गवर्नर ये करता है। बाकी कैग के बारे में थोड़ा और जान लो, कैग क्या करता है, कैग और भी चीजें सारी रिपोर्ट कर सकता है। ये मतलब ये एक फ्रेंड होता है, बोला जाता है, इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और कैग के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को और नोट कर लो। कैग केवल उन्हीं चीजों को ऑडिट करता है, परीक्षण करता है उन्हीं का, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है, जिसमें गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनर पार्टनर पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप होती है वो कितनी होती है, 50% से एवब होती है। तो उसी को ऑडिट करता है, उन्हीं की चीजों को। ठीक है, ये कैग के बारे में था। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि स्टेट की बात कर रहा तो किसको करेगा, गवर्नर को करेगा, ना कि प्रेसिडेंट को करेगा। प्रेसिडेंट को कौन सी करता है, यूनियन संबंधी जो भी रिपोर्ट होती है, यूनियन रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को क्या क्या करता है, प्रेसिडेंट को देता है। बाकी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट देता है, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर वहां पे दे देता है। ठीक है, तो कैग के बारे में हमने देख लिया, क्या था कैग के बारे में, थोड़ा की पॉइंट्स भी देखे। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। स्टेट कह देगा कैग के जो उनका पीरियड है, टेन्योर है, वो 6-5 साल होता है, गलत। कह देगा टेन्योर के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं मेंशन है। उसके रिटायरमेंट के बाद दोबारा री इलेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो की पॉइंट हैं इनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि कैग पे अगर रीपॉइंट नहीं हो सकता कहीं भी, रिटायरमेंट के बाद वो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी के अधीन काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसकी सैलरी वाली कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, पार्लियामेंट ही सब कुछ देखती है उसको, और प्रेसिडेंट द्वारा वो क्या करता है, अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारी कैग के बारे में थी आपकी जानकारी। जो और भी कैग पे, इस पे एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपना, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, तो ये गवर्नर है। आर्टिकल 158, आर्टिकल 151 के तहत ऑडिट रिपोर्ट करता है, कहाँ की, स्टेट की।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, उसके आगे दे देता है रिपोर्ट और वो गवर्नर दे देता है वहां पे। सिंधी लैंग्वेजेस was included in the list of the official languages in the 8th schedule of our constitution। बात कहा जा रहा है सिंधी लैंग्वेज जो है, सिंधी भाषा भारत के 8वें शेड्यूल, भारत के जो संविधान है उस संविधान के 8वें शेड्यूल में जोड़ी गई थी कब? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब आपने पढ़े होंगे थोड़ा रिपीट तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, लेकिन एक अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ही है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले तो ये जान लो शेड्यूल कितने हैं। अब शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में आपकी लैंग्वेज आती हैं, लैंग्वेजेस का पार्ट आता है, अब कितनी लैंग्वेजेस हैं भारत में, तो इन सब चीजों के बारे में हमें देखना होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, काफी अच्छा सवाल है। और आज हम डिस्कस करेंगे 8th शेड्यूल का, कि यहाँ पे अब कितने डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है, ये हमने चीजें देख ली हैं। शेड्यूल पूछ लेगा भाषाएं किस शेड्यूल में है, ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल के बारे में पूछ सकता थोड़ा, और कौन सी लैंग्वेज किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई। इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का पार्ट है कि नहीं, मतलब भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में है कि नहीं है, ये सारी चीजें क्या मतलब है इन भाषाओं का। चलो देखते हैं। 1967 क्या हुआ था? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर ईच ऑफ द इंडियन स्टेट टू चूज देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेट एट द स्टेट लेवल। मतलब एक खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेट कर सकें स्टेट लेवल पर, इसके लिए हर एक इंडियन स्टेट को एक चूज करने के लिए द सिलेक्ट लैंग्वेजेस विच कैन बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज। अब ये लैंग्वेजेस आप क्या, जैसे कोई सिंधी क्षेत्र से आया भारत के, तो उसको अधिकार हो, वो अब जरूरी है नहीं जानता हिंदी, या कोई नीचे से आया तमिल तेलुगु आया, अब भारत की पार्लियामेंट में तो हर लैंग्वेज का हर स्टेट का वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो सोचो वो वहां से वहां का एमएलए एमपी आया और इंडिया की पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, और कहाँ का तेलुगु, उसे हिंदी नहीं आती है, तो वो क्या करेगा? भारत की 12-22 लैंग्वेजेस हैं आपकी किसमें, 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस को क्या करता है वो, अब 22 लैंग्वेज में अगर उसकी तमिल भाषा है तो तमिल भाषा में क्या कर सकता है, वो अपना संवाद कर सकता है, उसकी जो भी स्पीच होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा सारे, क्योंकि वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, वरना जनरली तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक है, तो कह रहा अब ये लैंग्वेजेस का मतलब समझ गए, ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी इंडिया की ऑल इंडिया सर्विस है, कुछ भी है वहां पे, मतलब ये है कि आप 8 भाषाओं में आपका अगर है तो आप वहां पे एग्जाम बोल सकते हो, ये सारे हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी, अब यहाँ से सवाल बन सकता है। 8वें शेड्यूल में ओरिजिनली लैंग्वेजेस थी वो 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में अमेंडमेंट कर करके हमने 22 कर दी, 14 से कितनी कर दी, 22 कर दी। ठीक है, द फर्दर लैंग्वेज वाज एडेड द सिंधी। तो सिंधी लैंग्वेज 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1967। अब यहां से सवाल एक तरह से और मोड़ ले सकता था, मोड़ ये ले सकता था कि सिंधी लैंग्वेजेस को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। अब यहाँ पे ईयर ना पूछ के अमेंडमेंट एक्ट पूछ लेता आपसे, तो आपको एक्ट पता होना चाहिए। फिर आपका 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, और 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आपका कौन सी भाषा जोड़ी गई, आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद आपका 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, और देखो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है ना, तो इस एक्ट में आपकी कौन सी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71वां संविधान संशोधन आया, और उसमें आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 92 आपका संविधान संशोधन हुआ 2004 में, जिसमें आपकी बोडो, डोंगरी और आपकी संथाली और मैथिली भाषा को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब बाकी आप देख लो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं की ये है, देखो आपकी आसमीज है 1950 में, असम है, बंगाली है,
और आपकी गुजराती है, हिंदी है। नॉर्थ इंडिया में 1950 में जो है, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, और मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। ये देखो, जैसे सिंधी आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपकी सिंधी भाषा बोली जाती है। और जो ये कब हुई थी? 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी। ठीक है। तो बाकी चीजें हिंदी है। अब देखो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंग्लिश आपको कहीं नहीं मिली। पार्लियामेंट में इंग्लिश पे बहस तो होती है, सब कुछ होता है, रिकॉर्ड भी, मतलब लिखा भी, जो भी नोटिस जारी किया जाता है इंग्लिश में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है क्या? इंग्लिश हमारी संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। 22 भाषाओं के अंतर्गत इंग्लिश कहीं भी नहीं आती। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं तमिल, तेलुगु, ये सब में, तो उनका सबका क्या है, एक मेन, मतलब एक जंक्शन पॉइंट बना दिया इंग्लिश को। क्योंकि हिंदी वाला भी इंग्लिश बोलेगा, तमिल वाला भी इंग्लिश, तो एक बात करने का, एक इंटरेक्ट करने का एक जरिया हो गया इंग्लिश। इसलिए वहां पे ये सारी चीज होती है। तो इंग्लिश यहाँ पे हमारे उसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे सवाल बन सकता है, और बड़ा बहुत इजीली आप क्वेश्चन मार दोगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। ठीक है। बाकी हम देख लें, 8 शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। तो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल एक तो ये आता है 344, 44 से ये, और 343 भी आता है, और 51 तक आते हैं हमारे। ठीक है। इसके बाद हम कुछ बात कर लें क्लासिकल लैंग्वेजेस पे। जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस में हमारी कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हमारी तमिल है, संस्कृत है, हमारी तेलुगु है, तेलुगु, और हमारी कन्नड़ है, कन्नड़ा, कन्नड़ा है, कन्नड़ा, कन्नड़ा नहीं, कन्नड़ है। और हमारी मलयालम है, जो केरल में बोली जाती है, मलयालम, मलयालम। और लास्ट हमारी है उड़िया, जो 2014 में जिसको ऐड किया गया था। सबसे 6 हमारी ये क्या है? ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज। अब यहाँ से सवाल पूछ दिया जाएगा आपको, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, या वहां पे एसएससी में, या और भी एग्जाम में पूछ जाता है। 6 लैंग्वेजेज हैं, इनको याद कर लो कि कौन कौन सी हैं। इनमें से ऑप्शन दे रखा होगा कि इन कौन सी लैंग्वेजेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेज इनमें से कौन सी हैं, या मैच द फॉलोइंग में पूछ, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, कैसे भी करके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो हमारी कौन सी थी? वो हमारी तमिल थी। ठीक है। तमिल वाज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज थी 2004 में, जिसको बना। उड़ीसा बिकम द लास्ट क्लासिकल लैंग्वेज, जिसके 2014 में अप्रूवल मिला उड़ीसा को। ठीक है। और इसके बाद ये देखो, इसके यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस के कुछ आर्ट एंड कल्चर में एंटर कर जाएंगे फिर हम, कि 1500 से 2000 साल तक पहले बोली गई हो, हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री पुरानी हो उसकी, तो हम उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देते हैं। उसके बारे में लिटरेचर, टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें अवेलेबल, हेरिटेज पे, जनरेशन ऑफ द स्पीकर एंड लिटरेचर ट्रेडिशन, ये सारी जो, तब हम उसको कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, उस कैटेगरी में रख देते हैं। चलो, तो हमने देख लिया लैंग्वेजेस के बारे में। 1967 में आया था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें सिंधी लैंग्वेज बोली जाती थी। और सिंधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, और गुजरात, और आपके मध्य प्रदेश में। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इम्पीचमेंट मतलब यहाँ कहते हैं महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है, ये दिस इज अ नेगेटिव टर्म, और इसका मतलब होता है कि पद से हटाना, पद से हटाना, किसी को उसकी पोजीशन से रिमूव करना, तो उसी को कहते हैं इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट का देखते हैं कौन कौन से होता है, किस पे इम्पीचमेंट नहीं लगता है। सवाल में ये पूछा गया है। तो क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है, वो होता है, हाँ। और फिर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति, और गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो भी भारत के राज्य हैं उनके जो गवर्नर होता है। गवर्नर एक, या एक से एक स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, दो या दो से अधिक स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है। तो ये है हमारा। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए खुद से, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।
सॉरी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अब देखिए गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, तो यहाँ पे आपका थोड़ा आंसर डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड क्या है, ये थोड़ा ऑप्शन थोड़ा अजीब से बना दिए हैं, चार ऑप्शन फिलहाल तो। प्रेसिडेंट पे तो लगता ही लगता है, इसको हटा दो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे लगता है। अच्छा, इन दो ऑप्शन पे है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन इन्होंने ये सही कर दिया, लेकिन सी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिलहाल तो हम देखेंगे कैसे। देखो, अब गवर्नर के बारे में देख लें। गवर्नर क्या होता है हमारे, गवर्नर के बारे में वैसे तो नहीं दिया है प्रॉपर गवर्नर के बारे में, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स पार्ट 6 में, पार्ट 6 में क्या कहा गया, पार्ट 6 के आर्टिकल 153 से लेके 167 में बात की गई किसकी, एक एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब कह सकते हैं राज्य कार्यपालिका। एक राज्य कार्यपालिका की बात की गई आर्टिकल 153 से लेकर 167। और राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो राज्य कार्यपालिका में आता है गवर्नर, गवर्नर जिसे कहते हैं राज्यपाल। अब थोड़ी बहुत इंग्लिश यार सीख लो हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। आपका चीफ मिनिस्टर, आपका जो आता है चीफ मिनिस्टर। और इसके बाद आपका आता है जो आपकी कैबिनेट होती है, उनकी कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट आती है। और इसके बाद एडवोकेट जनरल आता है, जिसे कहते हैं एडवोकेट जनरल, जनरल जिसे कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता, हिंदी में कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता। जैसे बिल्कुल सेंटर वाली प्रोसेस है, सेंटर में गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होता है, चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट की जगह वहाँ की गवर्नर जो उसकी कैबिनेट होती है वो होती है, एडवोकेट जनरल की जगह वहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता है। तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल हो गया, ठीक है। तो ये तो स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गई, राज्य की कार्यपालिका, इसी में गवर्नर का जिक्र किया गया, वरना गवर्नर का अलग से कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। राज्य में जो उपराज्यपाल का कोई भी कार्यालय नहीं होता है, मतलब जो स्टेट होते हैं वहां पे जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उनका कोई भी कार्यालय नहीं होता है। जैसे सेंटर में आपका क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, तैसे राज्य में भी कहोगे स्टेट में डिप्टी गवर्नर, ऐसा नहीं है। डिप्टी गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं किया गया, कोई भी प्रावधान ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने ये तो सारी चीजें देख ली गवर्नर के बारे में। अब मेन चीज फोकस पे आते हैं कि गवर्नर को हटाने की प्रोसेस। तो गवर्नर जब ऑफिस होल्ड करता है, होल्ड ऑफिस ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जैसे वो कैग की बात की गई थी, कैग में क्या है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो कैग काम नहीं करता है, ठीक है। तैसे लेकिन यहाँ पे गवर्नर क्या है, वो क्या है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता है। होल्ड द ऑफिस जब अपना होल्ड करता है, वो किसके प्लेजर पे करता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे करता है, मतलब जिसे कहते हैं प्रसाद पर्यंत, प्लेजर मतलब प्रसाद पर्यंत। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रोवाइड एनी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस। मतलब संविधान कहीं भी प्रोवाइड नहीं करता, की पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला पैराग्राफ है कि प्रेसिडेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कहीं भी प्रोवाइड नहीं कराता, कोई भी प्रोसेस प्रोवाइड नहीं कराता, प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं कराता फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस। जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट आती है, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं है। जब चाहे वो अपना रिमूवल जो त्याग पत्र है वो अपना क्या है प्रेसिडेंट को दे दे, या प्रेसिडेंट जब चाहे 5 साल के अंदर उसको हटा के नया गवर्नर लगा दे। गवर्नर इस प्रिस्क्राइब 5 साल के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है 5 साल तक रहे, ये इससे पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, और इससे पहले भी प्रेसिडेंट इसे हटा सकता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए यहाँ पे रिमूवल का ऑप्शन नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं बात वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी संविधान में क्या है,
इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, महाभियोग प्रोसेस है, इम्पीचमेंट का प्रावधान नहीं है, मेंशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को लेके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, कहीं भी संविधान मेंशन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन रिमूवल। तो आंसर हमारा ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी इम्पीचमेंट की बात नहीं करता है वाइस प्रेसिडेंट के। अब वाइस प्रेसिडेंट हटाया कैसे जाता है, इस बात को लोग, या तो वो 5 साल के लिए होता है, या तो वो अपना क्या करे, त्याग पत्र किसको दे दे, या तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे दे, रेजिग्नेशन दे दे वाइस प्रेसिडेंट को दे दे, तो उसको हटा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो त्याग रेजिग्नेशन की बात आती है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, ये याद रखना। तो वाइस प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र दे दे, और या तो क्या करे, उसे संसद वो जो पार्लियामेंट है, एक ऐसा इम्पीचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए। क्या है, ये देख लेते हैं कैसे उसे हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए देखो, सबसे पहले तो देख लो राज्यसभा का कौन चेयरपर्सन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आराम से नहीं हटा दोगे, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल, मतलब एक स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी कराई जाती है और स्पेशल मेजोरिटी द्वारा उसे हटाया जा सकता है। लेकिन ये क्या होता है कि वहां पे जितने मेंबर हैं तत्कालिक सदस्य बोला जाता है, मतलब जितने भी उस टाइम प्रेजेंट में जितने भी मेंबर होते हैं उनका ही स्पेशल मेजोरिटी के उस पे बेसिस पे किया जाता है। लेकिन लोकसभा में भी जाता है, लोकसभा में एक सहमत के लिए जाता है कि हाँ भाई आप इस पे अपनी राय दो, आपकी क्या ओपिनियन है, इस पे ओपिनियन दो, बट सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर दो। तो इसके बाद 14 दिन का वो टाइम दिया जाता है उसको, 14 दिन बाद जब पास हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है इस बेसिस पे। ठीक है, तो ये है इम्पीचमेंट प्रोसेस, यहाँ पे भी नहीं है, तो आंसर आपका ये भी बन जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके आंसर, अगर ई ऑप्शन अगर रखा जाए तो कर दिया जाए कि बोथ सी एंड डी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात कर लें, तो प्रेसिडेंट के रिमूवल की प्रोसेस बहुत ही बड़ी है, और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है। और इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने ली कहाँ से है, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये एक पॉइंट याद रखना कि वहां पे भी हटाया जाता है। तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस देखें, तो देखो, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट लगता है, इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट जो महाभियोग लगाया जाता है वो प्रेसिडेंट पे कैसे लगता है, उसकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। किससे, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का उल्लंघन। अब कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे तुम प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट प्रोसेस तो लाते हो, बट वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी क्या कर नहीं करता है, इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहीं भी डिस्क्राइब नहीं करता है, परिभाषित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये शब्द दिया गया है, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक वर्ड, एक सेंटेंस, क्या इसके बेसिस पर प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं भी ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इतना याद रखना, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, इस पे एक स्टेटमेंट बन जाता है। तो यही आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, या एसएससी जैसे एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा प्रेसिडेंट को किस बेस पे हटाया जाता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हटाया जाता है, या उसके मतलब मिस बिहेवियर पे हटाया जाता है, या और भी ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे अगर इसके रिमूवल की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में दो आपके हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा।
तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या कर रहा है, किसी में भी पहले लाया जा सकता है। इसका मतलब जो प्रपोजल है वो लाया जा सकता है। अब जब प्रपोजल लाया जाता है तो उस प्रपोजल पे क्या, जैसे समझो लेट में राज्यसभा में प्रपोजल लाया गया तो राज्यसभा के वन फोर्थ जो मेंबर हैं उनके क्या होने चाहिए, मेंबर के साइन होने चाहिए। अब वन फोर्थ मेंबर जब साइन कर देंगे तब इसको क्या गया है, इस प्रपोजल को क्या किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का, जब ये प्रपोजल हो गया, इस सदन में आरोप लगा दिया गया, वन फोर्थ मेंबर ने साइन कर दिए, फिर राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, 14 डेज तक का नोटिस भेजा जाएगा। 14 डेज पहले नोटिस भेजा जाएगा। 14 दिन का नोटिस भेजने के बाद फिर महाभियोग का प्रस्ताव, मतलब ये 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। फिर ये क्या होगा, अब इतने मेंबर तो साइन करें प्रपोजल पे, इसके बाद राज्यसभा के चेयरपर्सन के सामने जाएगा, वो चेयरपर्सन फिर इसको अप्रूव करे। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है अप्रूव करे ना करे। अब कर लेगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद टू थर्ड मेजोरिटी से क्या होगा, इसको इसमें पास किया जाएगा। इसके बाद फिर ये दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, लोकसभा में। अब लोकसभा में भी क्या है, वहां पे भी इसको क्या है, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। इसके बाद क्या होगा, इसको, ये जो अप्रूवल है, ये प्रपोजल, ये अप्रूवल पारित कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति को जिस दिन से ये प्रपोजल लाया गया था उसी दिन से प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो ये है इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो हमने कहाँ से ली है, जो हमने ली है यूएसए से। अब हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी क्या आता है, इम्पीचमेंट लगती है। इस पे भी इम्पीचमेंट लगती है, बट मिसबिहेवियर के कारण। बिहेवियर, मिसबिहेवियर, जैसे कहते हैं वो क्या हिंदी में टर्म है, सिद्ध कदाचार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार के आधार पर इसको हटाया। तो हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस देखी, किस पे लगती है, किस पे, तो आंसर हमारे यहाँ पे सी डी हो जाएंगे फिलहाल। तो ए भी हमारा आंसर नहीं होगा, वहां पे इम्पीचमेंट प्रोसेस लगती है। नहीं लगती है कहाँ पे, तो डी में, वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर पे नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इस पे कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ये जो डिटेल दी गई है, तो 1/4 1/3 कर देगा, 2/4 2/4, तो की पॉइंट्स हैं इनको याद रखें। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पे, तो ये सारी चीजें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आर वीडियो। In which case the Supreme Court laid down the doctrine of basic structure। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो कौन सा केस है इनमें से जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, पहला इंदिरा नेहरू गांधी केस, दूसरा है मिनर्वा मिल्स केस, तीसरा है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस, और चौथा है केशवानंद भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ही केसेस। और चलिए, इनमें से दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा मिल्स केस और केशवानंद भारती केस। तो चलिए हम देखते हैं इनके बारे में क्या क्या डिटेल थी। फिलहाल को वीडियो को पॉज कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है जो यहाँ का मूल संरचना, मूल संरचना की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना एक एक के। तो ये तो हमारा आंसर है केशवानंद भारती केस। और फिलहाल हम देखते हैं इंदिरा नेहरू गांधी केस। तो इंदिरा नेहरू गांधी केस में किस किस चीज की बात की गई थी, इस चीज को देखेंगे। तो इंदिरा गांधी, ओ शिट, ये क्या किया, 1 सेकेंड। तो हम देखेंगे इंदिरा नेहरू गांधी केस। और इंदिरा नेहरू गांधी केस आपका कब आया था, ये बच्चों आया था आपका 1975 में। और इसको क्या कहते हैं, इसको एक नाम और दिया गया है, चुनावी मामला नाम से विख्यात भी है ये, चुनावी मामला। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, ये भी एक इसका अदर नेम है, चुनावी मामला इंदिरा नेहरू गांधी
केसेस को भी कहते हैं, 1975 में आया था। इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे, इसके प्रोविजन अगर देखे जाए तो इसमें ये कहा गया था कि भारत जो इंडिया है वो एक सोवरन डेमोक्रेटिक और कैसा, सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कंट्री है। कैसा है, सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कंट्री है। एक तो प्रोविजन ये था। दूसरा कहा गया था कि यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पीपल गवर्नमेंट को नकार दिया था इन्होंने। ठीक है, और भी चीजें की जिन्हें इन इसमें प्रावधान किया गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की गई थी। ये सारी चीजें बातें की गई थी इसमें। इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। मिनर्वा मिल्क केस की बात करें तो मिनर्वा मिल्क केस बच्चों कब आया था, ये आपका आया था 1980 में। अब 1980 में मिनर्वा मिल्क केस आया था। मिनर्वा मिल्क केस में क्या बोला गया था, मिनर्वा मिल्क केस में बात की गई थी जो पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट है तो उसकी पावर को बढ़ा दिया जाए, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर को बढ़ा दिया जाए, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर को बढ़ा दिया है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, और आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, आपकी डीपीएसपी हैं, उनके बीच जो बैलेंस की बात की गई थी, उनके बीच जो बैलेंस होना चाहिए उसकी बात की गई थी। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में आया था। फिर आपका आया था सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस में आपकी बात की गई थी कि जो जस्टिस है उसको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए, उसकी बात की गई थी कि जस्टिस को किस तरह इफेक्टिव बनाया जाए, और ये भी आपका 1980 में आया था। इसके बाद आपका आता बहुत इंपॉर्टेंट 1973 में आया था, 1973 में आया था केशवानंद भारती के, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी कि आप आर्टिकल क्या है, आप आर्टिकल 368 की तरह बाकी प्रोविजन में तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उससे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप चेंज कर सकते हो, जैसे प्रस्तावना में आप चेंज कर सकते हो, जो प्रियम्बल है उसमें आप चेंज करते हो, लेकिन प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं, वो हमारे लिए। जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हो सरकार, बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन होता क्या बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें रखी गई हैं। जैसे आपका क्या रखा गया, जैसे आपका रखा गया सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता, जिसे कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कहा गया इंडियन पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है उसकी पब्लिसिटी, उसका डेमोक्रेटिक और उसकी जो रिपब्लिकन नेचर, मतलब इंडियन राजनीति पॉलिटी का पब्लिकली और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर। जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, न्यायिक समीक्षा, और आपकी जुडिशियल रिव्यू के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम सिस्टम में आपका क्या है, लोकसभा राज्यसभा। अब ये नहीं कि कल को तुम अमेंडमेंट करके राज्यसभा को ही हटा दो, अब लोकसभा ही बचेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ले आओ यहाँ पे भारत में। तो ये मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे अमेंडमेंट दिए गए हैं जिनमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे आपके कम से कम 20 हैं, और भी ज्यादा है। तो इन सारे को आप एक स्टैंड, जो भी आपके पास बुक हो उसमें देख लेना, नोट्स बना लेना इसके, और इनको 3 से 4 बार आप बार बार देखोगे तो आपको पता लग जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। पूछ दिया जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दिए गए हैं नीचे आपको
चार पांच ऑप्शन कहा गया इनमें से कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया होगा, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया गया होगा, और आपको जो आपकी जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंट, उसकी फ्रीडम की बात कर रहा है, वो भी एक आपकी क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी गई होंगी, तो यहाँ पे आप इजीली आप क्वेश्चन को अटेंड कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी या ये स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में बहुत बन सकते हैं इस टॉपिक पे, बेसिक स्ट्रक्चर पे। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, आप आर्टिकल 368 के तहत आप अमेंड नहीं कर सकते हो। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करते हो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर में। तो चलिए, आज हमारे 5 क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी डिटेल में समझा हमने। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आपको इस वीडियो के लेक्चर और इस वीडियो की जो ये वीडियो है और आपकी इस वीडियो की पीडीएफ है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हमारा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम चैनल की आईडी भी है, तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे करंट बेसिस न्यूज़ पढ़ती रहती है, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो इसी बेस पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।